शी इज अ कैरेक्टर हु इज क्राइंग आउट फॉर अ मेजर बायोग्राफी। जब वो लिखी जाएगी तो ये सामने एक बात तो जरूर आएगी कि वो अपने युग से बहुत आगे थी। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं इन चारों व्यक्तियों के बारे में, मतलब सरोजिनी नायडू और ये 3 मुसलमान नवयुवक, इस मित्र मंडली को, हाउ डज दिस रिलेशनशिप डेवलप, दिस वाज द आइडिया व्हिच स्ट्रक मी। काफी आउटलायर्स रहे होंगे ना ये तीनों, और फिर अब्दुल कलाम आजाद वगैरह, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो जिनको काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा होगा। इनके पास एक्चुअली ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, पाकिस्तान में शायद एलीट रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चूज नहीं किया। राष्ट्रीय आंदोलन से डील करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट पैदा करो। वो तो आफ्टर ऑल अंग्रेजों की नीति थी ही, डिवाइड एंड रूल। पर यस, ऑन द होल एक कोर था नेशनलिस्ट मुस्लिम्स का जो कांग्रेस के साथ भी रह गए। हेलो सौरभ, स्वागत है आपका एक बार फिर। आई एम बैक। ख्याति, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? बस मजे में। ख्याति, आज मैं सोच रहा था एक ऐसे विषय पे बात की जाए जिसपे, क्योंकि एक आज़ादी की राह सीरीज तो है ही, हम लोगों ने कुछ बात की है भारत के आज़ादी के संघर्ष के बारे में, लेकिन उसमें हम लोगों ने 2 परिप्रेक्ष्य से अभी तक बात की है। एक था जो मेन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी उसके बारे में एक चर्चा की है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की चर्चा की है, और एक दूसरा एक सब ऑल्टर्न व्यू, मतलब आम लोगों का जो नजरिया है उसके ऊपर भी एक एपिसोड किया है, जो 1857 वाला माजा प्रवास किताब के ऊपर है ना सौरभ, वो भी है। लेकिन एक और तीसरा नजरिया है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हालिया एक किताब आई है सर्कल्स ऑफ फ्रीडम, जिसे एम्बेसडर टीसीए राघवन ने लिखा है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नजरिया इन दोनों परिप्रेक्ष्यों के बीच का है। मतलब ये उन लोगों का नजरिया है जो मतलब गांधी, जिन्ना, टैगोर नहीं है, लेकिन वो इन्वॉल्व थे इस पॉलिटिकल, इसमें काफी एक्टिव थे। तो एक रिंग साइड व्यू भी कह सकते हैं इसे, लेकिन उनके नजरिए से काफी जो डेवलपमेंट्स थे 1900 से लेकर 1957 तक, उसके बारे में पूरी एक चर्चा की गई इस किताब में। तो ये बहुत ही अलग देखने का नजरिया है, तो इसी के ऊपर बात करते हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्बेसडर राघवन। एक क्विक परिचय दे दूं, एम्बेसडर राघवन भारत के राजदूत रह चुके हैं पाकिस्तान में, सिंगापुर में, और एक इतिहासकार है, और उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, और हर किताब में ये वाला ट्विस्ट मैंने ऑब्जर्व किया एम्बेसडर राघवन की, आप मेन इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों के नजरिए से जो शायद राजा नहीं थे, शायद सबसे बड़े लीडर्स नहीं थे। तो ये क्या टीसीए राघवन स्टाइल ऑफ हिस्ट्री है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया आज पुलियाबाजी में भाग लेने के लिए। हर लेखक के जरूर चाहता है कि उसकी किताब की चर्चा हो, और खासकर उन लोगों के साथ हो जिन्होंने गहराई से वो किताब को पढ़ा है। तो जो आपने कहा प्रणय जी, बिल्कुल सही है कि मुझे मेरी कोशिश यह है कि मैं इतिहास के जैसे आपने कहा मेन इवेंट्स को थोड़े महानायकों की नजरों से नहीं, पर कुछ अलग नजर से देखूं। तो इस किताब में भी यही मेरा प्रयास था कि थोड़े स्लाइटली टेंजेंशियल, स्लाइटली पेरिफेरल कैरेक्टर्स, ये नहीं कि मतलब जो मेरे मुख्य जो मेन कैरेक्टर्स जो हैं, मतलब ये नहीं थे दैट दे वर नोबडीज, दे वर उनके अपने आप में वो लोग भी बहुत महत्वपूर्ण थे। और सरोजिनी नायडू, आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अपने आप में इनके बारे में काफी लोग अभी भी जानते हैं, but फिर भी they were slightly away from the mainstream to a great extent. तो मुझे लगा कि अगर मैं इनके बारे में लिखूं और खास करके इनकी दोस्ती के बारे में लिखूं, तो it will provide a new angle. और ये तो बिल्कुल हुआ है किताब में, क्योंकि जैसे कई सारे जो इवेंट्स है ना, खिलाफत मूवमेंट या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, हम लोगों ने सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी है एक बात की, हाँ ऐसे हो गया था, उसकी वजह से वायलेंस हो गया वगैरह, लेकिन जब इसको आप
इन कैरेक्टर्स के नज़रिए से देखते हैं तो काफ़ी ह्यूमनाइज हो गए हैं ये इवेंट्स, और ये पता पड़ता है कि एक्चुअली लोग किस तरीके से सोच रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आया इन सब चीज़ों के बारे में पढ़कर। ख्याति, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं अपना पूछना चाहती थी कि आपने असफ अली को क्यों चुना एज अ वैंटेज पॉइंट, कि उनके नज़रिए से आप वैसे सब, वो सिर्फ सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है, बस आपकी किताब में सरोजिनी नायडू, सैयद हुसैन, सैयद महमूद और अरुणा असफ अली, ये कैरेक्टर्स भी है। तो लेकिन आपने असफ अली को क्यों चुना एक तरीके से पूरी कहानी को सुनाने के, उसको सेंट्रल कैरेक्टर लेकर? तो उससे पहले मैं एक क्विक परिचय दे दूं पात्रों का, जिससे कि क्योंकि हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे। एक है आसफ अली, जो कि भारत के पहले राजदूत थे यूनाइटेड स्टेट्स में, और उन्होंने बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह का केस भी लड़ा था, आईएनए ट्रायल्स में भी थे। सैयद हुसैन इंडियन एक जर्नलिस्ट थे और एक्टिविस्ट, इंडिपेंडेंस के लिए एक्टिविस्ट थे, और भारत के पहले राजदूत थे मिस्र में। और फिर सैयद महमूद, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे बिहार में इंडिपेंडेंस के बाद, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी 1950 के दशक में। और अरुणा असफ अली चौथी किरदार हैं, जो कि भारत रत्न थी, उनका नाम काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और पांचवी किरदार जो काफ़ी लोग इन चीज़ों को साथ मिलाती है, वो है सरोजिनी नायडू, भारत को किला, और लोगों ने सुना ही है उनके बारे में। तो ये पांचों कैरेक्टर के नज़रिए से ये कहानी कही गई है। तो हाँ, तो अब ख्याति का सवाल था एम्बेसडर राघवन कि आसफ अली इस कैरेक्टर को आपने क्यों चुना ये कहानी बयां करने के लिए? 2019 या 2020 में जगरनॉट, जो मेरे प्रकाशक हैं, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैं क्यों नहीं एक किताब के बारे में सोचता हूँ, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल या स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो मुझे ये कठिनाई लगी कि मतलब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में इतनी सारी किताबें हैं, इसमें मैं नई बात क्या कहूँ? और जो महानायक हैं आज़ादी की लड़ाई के, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि, इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। तो इसी के बारे में मैं सोच रहा था कि प्योरली बाय चांस, वो जो कहते हैं संयोगवश, मेरा ध्यान एक खत पर पड़ा जो सरोजिनी नायडू ने, और तब वो लंदन में थी, 1913 में या 1913 में, जो उन्होंने अपने बेटे को लिखा जो हैदराबाद में थे। और बेटे, उस लेटर में उनका एक जिक्र है आसफ अली और सैयद हुसैन पर, कि वो कहती है दिस इज माय पर्टिकुलर सेट, मतलब ये उनके खास दोस्त थे। तो मुझे थोड़ा, आई वाज अ लिटिल क्यूरियस, और मैंने थोड़ा फिर पता लगाना शुरू किया। तो तभी पता लगा कि एक और नवयुवक थे लंदन में तब, सैयद महमूद, और उनका परिचय तब सरोजिनी नायडू के साथ नहीं था, पर वो आसफ अली और सैयद हुसैन को जानते थे। और फिर मेरे को पता लगा कि 1916 के बाद उनके और सरोजिनी नायडू के बीच, मतलब सैयद महमूद और सरोजिनी नायडू के बीच में काफी घनिष्ठ एक मित्रता बनी थी, शुरू हुई थी। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं इन चारों व्यक्तियों के बारे में, मतलब सरोजिनी नायडू और ये तीन मुसलमान नवयुवक, यंग मैन, इनको देखता हूँ कि इनकी मित्रता तो होता क्या है अगले 30-40 साल में, हाउ डू देयर रिलेशनशिप्स डेवलप, और इन सब को मतलब व्हाट हैपेंस टू देम। ये दिस वाज द आइडिया व्हिच स्ट्रक मी। 1926 में अरुणा गांगुली आसफ अली से मिली, उन दोनों के बीच में प्यार हुआ, शादी हो गई, तो शी बिकेम द फिफ्थ कैरेक्टर। और मैंने सोचा क्यों ना मैं, दे वर ऑल कनेक्टेड, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं देखूं इस मित्र मंडली को अगले 30-35-40 साल में, 1947 तक, हाउ डज दिस रिलेशनशिप डेवलप, उनके आपस के किस तरह के संबंध शुरू में थे, फिर क्या होता है, और इसमें बैकग्राउंड या प्रसंग हमेशा रखूं फ्रीडम स्ट्रगल का। तो इस तरह वो शुरू का आइडिया मेरा डेवलप हुआ, और फिर उसके बारे में मैंने काफी और थोड़ा बहुत और पढ़ा, रिसर्च किया। So then the T started, I mean the link started emerging more clearly.
और ये पूरा जो फ्रेंड सर्कल है, ये काफी उस जमाने का एलीट आप बोल सकते हैं, सारे के सारे। या फिर आपको लगता है कि इनके जो बैकग्राउंड्स हैं ये अलग अलग, आप इनकी इनकी जो सोशल बैकग्राउंड्स हैं इन सब के, उनको आप किस तरह से देखेंगे? फेयर है कहना कि ये उस जमाने के भारत का एलीट जो था, और जो एंगेज्ड एलीट भारत के लिए नेशनलिज्म में इन्वॉल्व, क्या कहते हैं, अंग्रेजों के साथ जिरह कर रहा है, और अपना स्थान देख रहा है कि हम दुनिया में कहाँ हैं, क्यों हैं, और कहाँ होना चाहिए। तो ये एक तरीका भी है कि देखने का कि एक एलीट जो है वो किस तरह से खुद में आपस में एंगेज कर रहा है और दूसरों के साथ एंगेज कर रहा है। और ये मेरे को एक अच्छी चीज लगी कि ये आपस में कैसे एंगेज कर रहे हैं। ये भाषण नहीं है जो दूसरों को दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि अक्सर हम गांधी या नेहरू या इवन सुभाष चंद्र बोस, इनके हम पब्लिक डिस्कोर्सेज, या क्योंकि ये तो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज थे सब, तो वो जो भी बोलते थे वो पब्लिक ही हो जाता था शायद। लेकिन ये दोस्तों का आपस का डिस्कोर्स है, जो कि शायद कुछ अलग तरह से हमको कुछ बताता है। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, एलीट तो थे सर्टनली, मतलब किसी भी स्टैंडर्ड से अगर आप इवेल्युएट करें तो ये तो क्लियर है कि देवर आखिरकार सरोजिनी नायडू, आसफ अली, सैयद हुसैन, इनकी जो मुलाकात हुई लंदन में हुई। आसफ अली 1908 में अपनी उन्होंने लॉ की पढ़ाई लंदन में ही खत्म की थी, बैरिस्टर बन गए थे और फिर लंदन लौटे, और तब जाके सरोजिनी नायडू से मिले। सैयद हुसैन भी लंदन लॉ पढ़ने गए थे और उधर रह गए, जर्नलिस्ट बन गए, और फिर 1916 में वापस इंडिया आते हैं। सैयद महमूद भी लंदन में उन्होंने लॉ किया, पटना वापस लौट के प्रैक्टिस करते हैं और कांग्रेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो इन अ सेंस दे वर ऑल मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल एलीट्स। पर एक बात है, दे वर नॉट अ फ्यूडल एलीट, मतलब ये नहीं था कि इनके पास इनहेरिटेड वेल्थ थी बहुत ज्यादा। ईच ऑफ देम had to work for a living. और साथ ही साथ सरोजिनी नायडू I think depended a great deal on her husband. मतलब her husband was वो एक डॉक्टर थे, तो वो मतलब ये नहीं था कि उनके पास कोई इंडिपेंडेंट इनहेरिटेड सोर्स ऑफ इनकम रही हो किसी के पास भी, बड़ी जायदाद किसी के पास नहीं थी। हाँ, ऐसा नहीं था। तो मतलब एलीट तो थे जरूर, बट इट वाज अ मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल एलीट। और जहां रहा इनके मतलब सोर्सेस का या सूत्रों का, मेरा रिलायंस या मैं ज्यादातर मैंने इनके जो पत्र जो मुझे मिले, और इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है सरोजिनी नायडू में कि वो बहुत ही ज्यादा पत्र लिखा करती थी। एंड उनके पर्सनल पेपर्स is a vast collection of letters. So उनके पत्र सैयद हुसैन को, सैयद महमूद को, कुछ हद तक आसफ अली के पत्र सैयद हुसैन को, सैयद महमूद के पत्र जवाहरलाल नेहरू को, सरोजिनी नायडू को, और अन्य लोगों को, ये सब मेरे मतलब मुख्य सूत्र थे इस किताब के लिए। एंड क्योंकि मैं इनकी पर्सनल करस्पॉन्डेंस पढ़ रहा था, इट गेव एन इंसाइट इनटू जो उनके आपस के रिश्ते थे। एम्बेसडर राघवन, आप सरोजिनी नायडू को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? क्योंकि मुझे आपकी किताब से जो मेरे लिए सबसे बड़ा रेवोल्यूशन ये था, क्योंकि हम में से सब लोगों ने ही सरोजिनी नायडू के बारे में सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा बचपन से, टेक्स्ट बुक में भी उनके तो काफ़ी चैप्टर्स उनके बारे में होते थे। पर मैंने कभी भी सरोजिनी नायडू को ऐसे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किस तरह की चीज़ों में भाग लिया था, ये सब हमें जानकारी थी। लेकिन उनका एक ना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी किताब से बाहर आया कि वो लगभग 34 साल की महिला थी, उनके 4 बच्चे थे उस समय पे जब वो लंदन में थी, और
उनकी तबीयत इतनी खराब रहती थी ये भी मुझे नहीं पता था, और उसके बावजूद वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी सोशल लाइफ में, और सोशल लाइफ में और एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में भी अलग-अलग लोगों के साथ, और इन उनसे काफ़ी कम उम्र में जो ये और जो 3 पुरुष थे उनके साथ उनकी एक बहुत अच्छी मित्रता थी भी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मतलब वो एक मतलब टोटली बॉस वुमन जो कह सकते हैं ना कि शी वाज़ अ टोटल बॉस, और मैंने उनको इस नज़रिए से इसके पहले नहीं देखा था। तो थोड़ा-सा उनके बारे में बताइए ना कि वो कैसी थी? सरोजिनी नायडू एक ऐसी कैरेक्टर है हमारे मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी की, जिनके बारे में पिछले शायद 40 साल से इंडिपेंडेंट बायोग्राफी कोई नहीं है। और इसके बावजूद कि इनके पर्सनल पेपर्स इतने रिच हैं और इतने डिटेल्ड हैं और इनके इतने सारे खत हैं, और जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं उसकी वजह एक ही है कि उनकी हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि उसको पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। अच्छा। तो इसी वजह से शायद कोई इतिहासकार मतलब उसमें जुटा नहीं है, because certainly she is a character who is crying out for a major biography. एंड मुझे लगता है कि जब वो लिखी जाएगी तो ये सामने एक बात तो जरूर आएगी कि दैट वो अपने युग से बहुत आगे थी। शी वाज मच अहेड ऑफ हर टाइम्स, और अलग अलग तरीकों में। एक तो 1906 1907 में मतलब 1907 1906 में ही वो काफी काफी विख्यात कविता मतलब कवि के रूप में उभर गई थी। शी वाज ऑलरेडी वेल नोन जी। एज अ पोएट। फिर इवन एज अ यंग वुमन मतलब इन हर लेट 20s शी वाज पब्लिक लाइफ में बहुत एक्टिव थी। शी वाज वो एक आकर्षक महिला थी, मिलनसार थी, उनके बहुत दोस्त थे। और उनका एक खास गुण ये था कि हमेशा वो चाहती थी कि वो लोगों के बीच में रहे। तो उनके साथ हमेशा एक मित्र मंडली जुड़ी रहती थी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि लंदन में जब वो थी, आसिफ अली और सैयद हुसैन, उन दोनों की शायद उम्र उस वक्त 23 या 24 साल की रही होगी। सरोजिनी नायडू तब कम से कम 15 साल से शादीशुदा थी, उनके 4 बच्चे थे, पर वो लंदन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आई थी, और उनकी उम्र इनसे कोई 10 साल इनसे ज़्यादा थी। पर ये एक गुट बन गए थे, ये दे बिकेम अ स्मॉल सर्कल। उसके बाद उसमें सैयद महमूद जुड़े, वो भी लगभग उनसे 10 साल उनकी उम्र कम थी। बट शी वाज वेरी ग्रेगेरियस, मिलनसार बहुत थी। और उनमें एक खास बात और थी, उनकी एक सोच थी कि हिंदुओं और मुसलमानों को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका या सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपस में उनके दोस्ती पर्सनल लेवल पे फ्रेंडशिप हो, निजी दोस्ती। हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनमें निजी दोस्ती पहले बने। एंड शी लिव्ड बाय दैट ऑल हर लाइफ। सो 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 मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि सरोजिनी नायडू अपने आप में शी इज अ काइंड ऑफ अ बॉस वुमन। एंड उनके बारे में शायद एक पूरी किताब या एक किताब से ज्यादा भी लिखी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के जीवन में अपनी निजी जिंदगी और अपने सार्वजनिक जीवन या पब्लिक लाइफ में किस तरह बैलेंस मेंटेन किया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एंड इसके बारे में मतलब देयर आर मोर साइलेंसेस देन देयर आर आंसर्स। सही बात है। तो पुलियाबाजी के दर्शकों श्रोताओं सुन लो, एक किताब लिख सकते हो आप। अभी तो हैंडराइटिंग रिकॉग्नाइज करने के लिए एआई भी यूज कर सकते हो। हाँ। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अम्बेसडर राघवन, एक सबसे बड़ी बात इस किताब में है कि एक ये तीनों जो हैं ये एलीट हैं और नेशनलिस्ट मुस्लिम है उस टाइम के। और मुझे कई सारे सवाल थे
उनके इंडिपेंडेंस वाले मूवमेंट के क्या एक्सपीरियंसेस थे उससे जुड़े हुए। तो एक तो सबसे पहली बात यही है कि उनके विचार अंग्रेज रूल के बारे में ही कैसे बदले, क्योंकि पहले तो ये तीनों लंदन में थे, लंदन से में एजुकेटेड थे, तो पहले पहले तो ऑब्वियसली वो स्टीप्ड थे जो कहते हैं ब्रिटिश कल्चर में। उनको तो पहले जैसे आसफ अली वापस आते हैं और उनको लगता है ये क्या है, इंडिया में कैसे चीज़ें हो रही है लॉ सिस्टम में वगैरह वगैरह। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके विचार बदलते गए और काफ़ी कुछ उन्होंने आसफ अली ने तो केस भी लड़ा बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह का। तो ये बताइए ना, ये नेशनलिस्ट मुस्लिम थॉट किस तरीके से बदल रहा था इन तीनों के नजरिए से? इसकी एक एक बहुत महत्वपूर्ण वजह तो ये थी कि जो जो टर्की में ऑटोमन ऑटोमन खलीफेट के साथ जो व्यवहार था वेस्टर्न पावर्स का, उसका मुसलमानों पर काफी गहरा असर पड़ा उसका, और खास करके मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स पर। एंड ये उनमें ये भावना फैली कि हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। एंड इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, या एक वजह ये भी थी कि हिंदुस्तान में तब राष्ट्रीयता धीरे धीरे फैल रही थी। जो बंगाल में 1905 का विभाजन हुआ था, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए थे। जो बाल गंगाधर तिलक जैसे जो महानायक थे, उन्होंने भी लोगों को प्रभावित किया था। तो धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना बढ़ रही थी, और इसका प्रभाव भी कई मुसलमानों पर पड़ा। पर जो मुख्य कारण मुझे लगता है आसफ अली और सैयद महमूद और सैयद हुसैन के पॉलिटिसाइजेशन का, वो था उनकी सोच ऑटोमन एम्पायर के बारे में। और उस सोच को उन्होंने फिर जो हिंदुस्तान में हो रहा था उसके साथ जोड़ा। और कुछ हद तक, क्योंकि उनके जो बाकी जिस कॉन्टेक्स्ट में वो थे, of a slowly spreading nationalist consciousness in India, तो उससे भी प्रभावित हुए थे। तो 1916, 1915, 1916 तक ये दोनों फैक्टर्स का जो मिश्रण है, मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में अर्ली नेशनलिज्म एमर्ज्ड। इसके बारे में थोड़ा और समझाइए ना। अभी बहुत अटपटा लगता है कि टर्की इतना बड़ा मसला कैसे हो गया, क्योंकि अभी कोई बात करेंगे ठीक है, अरेबिया की बात करेंगे या फिर इंडिया पाकिस्तान की बात होगी, लेकिन ये चीज टर्की इतना इम्पोर्टेंट क्यों था उस वक्त के लिए, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एन एलीट इंडियन मुस्लिम? हाँ, और आजकल हम गांधी को भी काफी क्रिटिसाइज ही करते हैं, इधर से देखते हुए कि गांधी ने खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट किया। एटलीस्ट सब लोग नहीं, पर काफी लोग तो करते हैं कि भाई गांधी ने उस समय नहीं करना चाहिए था। लेकिन शायद जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, गांधी ने भी उसकी इम्पोर्टेंस समझी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, स्पेशली एलीट मुस्लिम के लिए। बाकियों के लिए था कि नहीं पता नहीं, पर एलीट मुस्लिम के लिए तो इम्पोर्टेंट था। और उन्होंने सोचा कि ये इशू यूज करके मैं इनको इंडियन नेशनलिज्म का पार्ट बनाऊंगा। और आपने ये तीन लोगों की जो जर्नी फॉलो करी, आप कह रहे हैं वो एक्चुअली हुआ भी इनके साथ। तो ये अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है समझने के लिए, क्योंकि सीरियसली आज 2025 में बैठ के ये मिस्टीरियस ही लगती है कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा। तो प्रदीप, जहां तक आपका सवाल है, लेट 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, सिर्फ भारत में नहीं पर अलग अलग जगह बहुत मुस्लिम बुद्धिजीवियों में ये विचार उठा था कि मतलब आखिर मुसलमान जो साम्राज्य थे इतने सारे, हिंदुस्तान में, टर्की में, पर्शिया में, ये एकदम सुकड़ कैसे गए, एकदम इतने जल्दी कमजोर और बिखर कैसे गए। तो जैसे इसको अगर अंग्रेजी में मैं कहूँ तो
the loss of power was something which many Muslims were engaged with. They were, और हिंदुस्तान में खास कर, क्योंकि 1857 के में जो हुआ था उसका मुस्लिम समाज पर खास कर बहुत बुरा असर पड़ा था. एंड पर जो मुख्य सवाल जो उसका निचोड़ निकलता वो ये था कि मतलब हाउ डू मुस्लिम्स अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ पावर. जब जो मुसलमान राज्यों की जो ताकत थी वो एकदम बिखर कैसे गई, इसके बारे में वो लोग काफी लोग सोच रहे थे. और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हालांकि ओटोमन सल्तनत कमजोर हो गई थी. इट वाज द लास्ट रिमेनिंग इस्लामिक पावर इन द वर्ल्ड. वो आखिरी नुमाइंदा रह गया था एक पुराने एक 18वीं और 19वीं शताब्दी का या 17वीं और 18वीं शताब्दी का, जब बहुत ताकतवर मुस्लिम साम्राज्य थे हिंदुस्तान में, पर्शिया, ईरान में, टर्की में, वो सब मतलब बिखर गए थे, टूट गए थे. तो टर्की और या ऑटोमन अकेले रह गए थे. मतलब जो मक्का और मदीना पे भी ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था ना. तो और वो एक और वजह थी क्योंकि जब ऑटोमन्स कमजोर होते गए तो मुसलमानों में ये भी एक बहुत बड़ी चिंता थी कि ऐसा तो नहीं होगा कि मक्का और मदीना में भी अंग्रेजों या किसी और यूरोपीय शक्ति का कंट्रोल आ जाएगा. तो इसलिए ऑटोमन्स के बारे में ये उनकी सोच बहुत काफी जागृत हो गई थी. पर मुझे उसकी खास वजह ये भी थी that they were trying to understand, वो खुद ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी स्थिति हिंदुस्तान में क्या है. How do Muslims cope with the loss of power in India? और इसी वजह से ऑटोमन्स का जो डिक्लाइन था और ऑटोमन्स के बारे में जो उनके साथ सलूक हुआ और जो पीस ट्रीटीज हुई 1919 में, उसका इतना बड़ा असर पड़ा मुस्लिम कॉन्शियसनेस पर हिंदुस्तान में, और खिलाफत मूवमेंट उससे शुरू हुआ. और सौरभ, आपका सवाल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मतलब महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत में इतने जोर शोर के साथ क्यों जुड़े, उन्होंने उसको अपने प्लेटफॉर्म की तरह क्यों अपनाया. मुझे लगता है 1905 के बाद कई कांग्रेस लीडर्स ये समझ गए थे कि हमें अगर आगे बढ़ना है, एंड इफ वी हैव टू मेक प्रोग्रेस अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, हमें हिंदू और मुसलमानों को एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करना पड़ेगा कि मतलब हम एक साथ मिलकर ही जब चलेंगे तभी कुछ हासिल कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे. तो 1905 के बाद ये काफी लोग सोच रहे थे, और इसका एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है बाल गंगाधर तिलक से. तिलक की अगर आप सियासी जिंदगी देखें तो वो हिंदुत्व पर शुरू होती है. उन्होंने शिवाजी समारोह, गणपति समारोह ये सब शुरू किए थे और उसी से वो एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभरे थे. पर उसके बाद 1907 में वो जेल गए. ही वाज जेल्ड बर्मा में 5-6 साल जेल पे रहे. पर जब वहां से वो लौटे तो उनकी सोच बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि उसके बाद वो सोचने ये लगे कि क्या ऐसा फॉर्मूला या क्या ऐसा ये कौन सा हम प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ कॉमन प्रोग्राम पर चल सकें. और इसी वजह से उन्होंने और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 में कांग्रेस लीग पैक्ट किया, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर. तो मेरे ख्याल में कांग्रेस, बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स, और सिर्फ कांग्रेस लीडर्स नहीं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये सोच रहे थे कि हाउ टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर. और महात्मा गांधी को लगा कि ये खिलाफत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लेकर मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स, उलेमा, स्टूडेंट्स, आम आदमी सरकार के खिलाफ पोजीशंस लेने को तैयार हैं, तो क्यों ना मैं भी इसमें शरीक हो जाऊं. सो आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन कि उन्होंने खिलाफत को इतनी मुख्यता क्यों दी. तो
आगे बढ़ते हैं। और मतलब इस किताब में एक और जबरदस्त चीज है कि जो साइड कैरेक्टर्स है मेन कैरेक्टर्स हो जाते हैं, और मेन कैरेक्टर्स है वो साइड कैरेक्टर्स हो जाते हैं। तो इसमें बीच बीच में जिन्ना भी है, एक सावरकर का भी एक मेंशन है, फिर गांधी, नेहरू, ये सब पदार्पण करते हैं इस किताब में बीच बीच में। तो उसमें उससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल था कि एक जो हिंदू मुस्लिम रिलेशन है, जैसा आप कह रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक मुद्दा था उस समय का। तो उस समय आपने किताब में भी लिखा है कि एक ये तीनों लोग भी सोच रहे थे कि जो मास एजिटेशंस होते हैं, बड़ी क्रांतियां, उनसे कम्युनल टेंशन और बढ़ जाता है, और इसीलिए गांधी जी को ये इस तरीके के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह थोड़े नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कम्युनल टेंशन बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में बताइए ना, कम्युनल टेंशन बढ़ जाते हैं, ऐसी क्यों सोच थी उस वक्त? ये उनका तजुर्बा था। हम्म, शुरू में इस तरह की सोच नहीं थी। 1919, 1920, 1921 जब खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये सब छेड़े गए थे, जब ये सब शुरू हुए थे ये अभियान, तब ये लोग सब उसके साथ उसमें मिले हुए थे। हम्म, और जब खिलाफत विड्रॉ किया गया, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त किया गया, उसके बाद बहुत भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे अलग अलग प्रांतों में। केरल में मापला राइट्स, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कोहट में, उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस या आप जो जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगह बहुत भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो कुछ लोगों का ये तजुर्बा था कि जब हम इतने मेजर एजिटेशनल एजिटेशंस पर लॉन्च करते हैं तो उसका एक डाउन साइड भी होता है, और वो डाउन साइड होता है हिंदू मुस्लिम रिलेशंस पर एट द ग्राउंड लेवल। सो एजिटेशंस लॉन्च करने के पहले हमको बहुत सोच समझ के काम लेना चाहिए। तो इसलिए 1930 1931 में जब महात्मा गांधी दांडी सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस के बारे में सोच रहे थे, तब डॉक्टर अंसारी जो एक तरह से आसफ अली के मेंटर थे और अपने आप में एक बहुत प्रमुख कांग्रेस लीडर थे, सैयद महमूद, इन लोगों ने ये राय दी थी कि अभी आप ये एजिटेशन लॉन्च मत करिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम रिलेशंस पर जो बहुत खराब असर पड़ा है कम्युनल राइटिंग का 1923, 1924, 1925 में, वो अभी तक अभी भी वो असर है। सो ये टाइम नहीं है एजिटेशन लॉन्च करने का, आप कोई और तरीका सोचिए। पर कांग्रेस लीडरशिप उसमें मतलब दे वर नॉट रेडी टू हियर दैट, क्योंकि उनका विचार भी अपनी जगह सही था कि अगर हम उस समय तक के लिए रुके रहे कि सब लोग एक ही मत पे होंगे तो हमें हमेशा के लिए रुके ही रहना पड़ेगा। पर 1942 में भी जब महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे, तब अबुल कलाम आजाद, आसिफ अली, सैयद महमूद, उन्होंने भी यही ओपिनियन फिर दोहराया था कि ये समय नहीं है एजुकेशन लॉन्च करने का, और इस समय अगर आप लॉन्च करेंगे तो हमारी ही हानि होगी, कांग्रेस की ही हानि होगी, और हिंदू मुस्लिम रिलेशंस पर इसका बहुत बड़ा खराब असर पड़ेगा। और उस समय भी कांग्रेस की जो मेन लीडरशिप थी, मतलब वो इस व्यू से डिसएग्री नहीं करते थे। दे रियलाइज दैट देयर इज सम मेरिट इन दिस व्यू, बट दे आल्सो फेल्ट कि मतलब हम हमेशा कब तक रुके रहेंगे, मतलब वी हैव टू कीप मेकिंग वी हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो इसका पर ये मैकेनिज्म क्या था इंटरेस्टिंग है। कि हाँ, मैं भी यही पूछता हाँ, हूँ, कि बोलो। मतलब जब ऐसे क्रांति हो रही है लोगों में, मतलब इतनी उत्तेजना है, तो उस वजह से लोग उस उत्तेजना को फिर सांप्रदायिक दंगों में कन्वर्ट कर रहे थे, ये मैकेनिज्म था क्या? मतलब आई थिंक एट द ग्राउंड लेवल जब मतलब आप जब आप एजिटेशनल मोड पर आ जाते हैं, देन द लीडर्स गेट अरेस्टेड, दे आर सेंट टू जेल, पीपल आर लेफ्ट लीडरलेस। और उसकी मैकेनिक्स में एंटी सोशल एलिमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ, जैसे अब भी है और तब भी था। जब मेन पॉलिटिकल लीडर्स जो कंट्रोल कर सके पब्लिक को, वंस दे आर नॉट ऑन द सीन, देन then agitation becomes a mob, जी। or a political agitation becomes a mob. तो जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, अब इसके बारे में आप और लोगों से भी ले सकते हैं राय कि why should it end in communal violence, why should a political agitation end up in communal violence? अब इसका कोई सीधा सा आंसर नहीं है, पर मेरा जहां तक अनुमान ये है
कि क्योंकि जब जब मेन लीडरशिप जैसे सीन से हट गई, अरेस्ट हो गए, गवर्नमेंट का प्रेशर है, सरकार की भी ये सोच थी दैट द बेस्ट वे टू डील, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन से डील करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट पैदा करो, बिकॉज वो तो आफ्टर ऑल अंग्रेजों की नीति थी ही, जो कहते हैं डिवाइड एंड रूल। तो इस तरह के कई फैक्टर्स थे, पर उनका तजुर्बा, मेन पॉइंट है उनका तजुर्बा ये था कि दैट मेजर एजिटेशंस के बाद कम्युनल फीलिंग ऑन द ग्राउंड बढ़ जाती है और उसे हम फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। और सिर्फ ये जो नीचे के जो मतलब ऑन ग्राउंड जो लोगों में भावना है वो तो थी ही, लेकिन अगर आप देखें कि कुछ 1910s के दशक में जैसे आप जिन्ना और सावरकर के व्यूज के बारे में बताते हैं तो वो काफी मॉडरेट थे उस दशक में, और ये सारे लीडर्स बाद में जाके काफी रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यूज ले लेते हैं। तो उनका उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन भी किन वजह से होता है? कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जिसके बाद उनके अंदर इस प्रकार की भावना बढ़ी, या फिर ये धीरे-धीरे प्रोग्रेशन था बिकॉज़ ऑफ एवरीथिंग? कोई खास वजह तो थी, हर एक, जैसे सावरकर का लोग कहते हैं कि 1906 1907 में जब उन्होंने 1857 पर किताब लिखी, उनका मेन प्लेटफॉर्म था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पर 1920 तक या 1921-22 जब वो जेल से छोड़े गए बर्मा में, उनकी सोच बदल गई थी। अब वो कहते हैं कि जो एंडमन से, सॉरी, नॉट बर्मा, एंडमन से, उसकी खास वजह लोग कुछ कहते हैं कि उनके कुछ जेलर मुसलमान थे और उनको बहुत खराब ट्रीटमेंट दिया गया जब वो जेल में थे। इसी तरीके से जिन्ना, उनको सरोजिनी नायडू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा करती थी, और उन्होंने तिलक के साथ लखनऊ पैक्ट का आयोजन किया था, और उनकी भी सोच 1924-1925 तक बदल गई। अब उसकी वजह लोग कहते हैं बिकॉज महात्मा गांधी टू कंप्लीट, उन्होंने उनके मतलब उनका कंट्रोल, उनके कंट्रोल में पूरी तरह कांग्रेस आ गया। नेहरू, जिन्ना और महात्मा गांधी के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे, इस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ मुड़ गए। तो इस तरह के स्पेसिफिक रीजंस तो हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ जनरल फैक्टर्स के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, मतलब बिकॉज इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन काफी हैं, सिर्फ इन दो लोगों के नहीं है। मैंने तिलक का पहले एग्जाम्पल दिया था कि मतलब वो हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिशियन की तरह उभरे थे, पर 1915-1916 तक उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई थी। अगर आप इकबाल के बारे में सोचे, 1904 में उन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, पर 1930 तक उनकी सोच भी पूरी तरह से बदल गई थी, एंड ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट मुस्लिम स्टेट। इसी तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना, he began with being an ambassador of Hindu Muslim unity, but then became कायदे आजम of the Muslim League। और सावरकर भी 1960 में जब उन्होंने 1857 लिखी, 1857 की जो उनकी किताब थी, इट वाज अ काइंड ऑफ अ बाइबल फॉर इंडियन नेशनलिस्ट्स एंड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पर 20 साल के अंदर ही उनकी सोच पूरी तरह बदल गई थी। तो मुझे लगता है देयर वर सम जनरल फैक्टर्स आल्सो, और उसमें जो उस समय का सियासी वातावरण या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा था, जो अंग्रेज सरकार का जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, इन सब का भी कुछ हद तक उसमें रोल था। क्या आप सेपरेट इलेक्टोरेट का जो 1909 में आई थिंक इंट्रोड्यूस हुआ था मुस्लिम्स के लिए, राइट? तो क्या वो एक पॉइंट ऑफ व्यू, क्या वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि जब से वो एक पॉइंट बना उसके बाद फिर एस्केलेशन ही होता गया उस मुद्दे पे? शायद अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद इस तरह से नहीं बना होता था। ये मैं ऐसे ही तुक्का लगाती हूँ, मुझे हमेशा ये वाला पॉइंट आता है तो मुझे लगता है कि क्या यहाँ से बात को पोलिटाइजेशन शुरू हो गया। एक फैक्टर को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है, मतलब कुछ हद तक काफी हिस्टोरियंस भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, जो अंग्रेजों की एक चाल थी
डिवाइड एंड रूल को आगे बढ़ाने की, उस पर उसकी काफी जिम्मेदारी मांगते हैं। पर 1916 में कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिए। तो उनका एटीट्यूड था कि अगर ये मुसलमानों के लिए इतना महत्वपूर्ण है तो क्यों ना इसे हम मान लें। और उसी तिलक ने उसे माना, मतलब क्योंकि तिलक ने उसे माना इसलिए बाकी कांग्रेस को भी मानना पड़ा। और फिर उसी पर 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उससे कांग्रेस हट गई सेपरेट इलेक्टोरेट्स से। और उससे उसी के वजह से जो दरार थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच वो और बढ़ती गई। सो सेपरेट इलेक्शन शायद कुछ रोल रहा हो, पर आखिर आप ये भी देखिए कि 1930s में कांग्रेस हैड मतलब कांग्रेस द नेशनलिस्ट लीडरशिप accepted reservations for scheduled castes. They didn't accept separate electorates, but they accepted reserved constituencies for scheduled castes. पर उसका उस तरह का असर नहीं पड़ा, पर जिस तरह सेपरेट इलेक्टोरेट्स का असर पड़ा था। पर सो आई थिंक दैट इज वन फैक्टर, पर सिर्फ वही वजह नहीं थी। ठीक बात है। ये बड़ी दिलचस्प बात थी। ये सब डिटेल्स इन तरीके की कहानियों से ही पता पड़ता है। और आपने जिक्र किया जिन्ना का, तो उसके बारे में जिन्ना का मेंशन है किताब में, और आसफ अली उनको लेटर भी लिखते हैं कई बार। तो ये भी है क्योंकि ये तीनों नेशनलिस्ट मुस्लिम थे, तो जिन्ना की ओर से भी ये प्रलोभन तो होंगे कि आप पाकिस्तान आ जाओ, ये मुस्लिम एलीट है। तो उस सवाल पर इन लोगों के विचार किस तरीके से बदले, या किस तरीके से सोच रहे थे वो कि जिन्ना जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में कुछ बताइए ना। अब इन तीनों की सोच, मतलब इन तीनों की सोच के पीछे जो ठोस कारण थे वो भिन्न थे। आसफ अली की जब 1927 में शादी हुई अरुणा आसफ अली से, तो मुझे लगता है वो एक उसके बाद उनका मुस्लिम लीग में या जिन्ना या पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना 1940 में मतलब एक लगभग इम्पॉसिबल हो गया। तो 1920 के दशक में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में उतना फासला नहीं था जितना बाद में मतलब बहुत ऐसे लोग थे जो दोनों के सेशंस में जाया करते थे। अच्छा। ये फासला 1930s और 1940s में स्पेशली बहुत बढ़ा। पर आसफ अली के लिए आई थिंक इट क्लोज द डोर। सैयद महमूद मुझे लगता है क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू के इतने करीब थे, और जवाहरलाल नेहरू खास करके उनकी सोच से इतने प्रभावित थे कि उनका मुस्लिम लीग में शामिल होना और पाकिस्तान मूवमेंट का सपोर्ट करना एक तरह से नामुमकिन सा था। हालांकि बिहार के बहुत पॉलिटिशियंस वर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग। पर सैयद महमूद क्योंकि उनकी सोच पर जवाहरलाल नेहरू का काफी असर था, शायद वो उस तरह की पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं थी। सैयद हुसैन जैसा कि आप जानते हैं वो 1920 या 1921 में ही यूएस चले गए और अगले 25 साल यूनाइटेड स्टेट्स में ही रहे, और वो शुरू से ही इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे थे और वही बात करते रहे। और उन्होंने कभी पाकिस्तान मूवमेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ज्यादा कोई जिज्ञासा और उनका कोई खास उसकी तरफ आकर्षित नहीं रहे थे। तो अलग अलग वजह हैं, पर यस ऑन द होल एक कोर था नेशनलिस्ट मुस्लिम्स का जो कांग्रेस के साथ ही रह गए। हालांकि उसके वजह से उनका पॉलिटिकल सपोर्ट काफी कम हुआ। वही, ये तो काफी आउटलायर्स रहे होंगे ना ये तीनों, और फिर अब्दुल कलाम आजाद वगैरह, ये
कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो जिनको काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा होगा। काफी जो सपोर्टर्स थे पाकिस्तान के, उन लोगों ने बोला होगा कि तुम तो सरकारी मुस्लिम बन गए हो या वगैरह वगैरह, फिर भी इन लोगों ने इतना रेजिस्ट किया। ये तो मतलब मुझे ट्रू पेट्रियोटिज्म लगता है। और कोई इनके पास एक्चुअली ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, और पाकिस्तान में शायद एलीट रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चूज नहीं किया। हाँ, और उनकी सोच भी ये थी कि दैट पार्टीशन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, कि मतलब इससे मुसलमानों का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो ये उनकी सोच थी। और हालांकि कांग्रेस के भीतर वो हमेशा ये बात कहा करते थे कि आप लोग मुसलमानों को इग्नोर कर रहे हो, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। यू हैव टू पे मोर अटेंशन टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और मुसलमानों को आप और प्रोत्साहन दीजिए। पर और इस बात से सब लोग, मतलब कोई असहमत नहीं था, मतलब पीपल एग्रीड विद दिस। पर उनका ये विचार था, जैसे जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल का, कि मतलब जो आप कह रहे हैं सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम आजादी को पोस्टपोन कर दें इस इशू को अटेंड करने के लिए। और जवाहरलाल नेहरू खासकर, कुछ हद तक महात्मा गांधी भी, उनका कहने का ये था, उनका जो मेन पॉइंट था, उनका जो मेन मुद्दा ये था कि मतलब जब तक ब्रिटिश सरकार को आप इस इक्वेशन से हटाएंगे नहीं, तब तक आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में उतना प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे जितना आप चाहते हैं। तो ये देवर टू अपोजिंग अप्रोचेस एट प्ले, और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी इसमें से सही है और कौन गलत है। दोनों अपने आप में अपनी जगह एक, दे हैव अ सर्टेन मेरिट। एक्चुअली ऑपोजिंग आइडियाज तो एक्चुअली बहुत सारे थे, जैसे कि एक तो नॉन वायलेंस और सामने की एक क्रांति करी जाए और क्रांति से आज़ादी ली जाए, ये भी एक थ्रेड था जो एक्चुअली काफ़ी अलाइव था। हम कहते हैं कि हमने नॉन वायलेंस से ली है, लेकिन एक तार वो भी था जहाँ लोग कोशिश कर रहे थे अलग अलग तरीके से क्रांति करके ये लेने की। और मुझे लगता है कि जैसे असफ अली की कहानी जो हम सुनते हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एकदम मॉडरेट इंसान थे, हमेशा नॉन वायलेंस की फेवर में थे, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने भगत सिंह और बीके दत्त को डिफेंड भी किया था उनकी ट्रायल में। और बाद में भी ये होता है कि उनकी खुद की पत्नी काफी रिवॉल्यूशनरी बन जाती है, और वो शायद वो उसको बहुत पूरी तरह से उनकी शायद वो पसंद नहीं रही होगी, पर वो एक अपने आप में एक अलग ही महिला थी, तो वो कर रही थी। तो ये जो नॉन वायलेंस और वायलेंस के जो थ्रेड्स किस तरह से बदल रहे थे 1920s से लेकर जब तक हमें आजादी मिली तब तक, इसमें लोगों के विचार किस तरह से बदल रहे थे इनके बारे में। अब नेशनल मूवमेंट का या जो फ्रीडम स्ट्रगल का की जो मुख्य कहानी या डोमिनेंट नैरेटिव जो रहा है, वो है अहिंसा का, नॉन वायलेंस का। पर असलियत में हिंसा और अहिंसा दोनों साथ ही साथ हमेशा चले, एंड इसके बारे में हमेशा दो राय थी। मतलब महात्मा गांधी ने कांग्रेस को और बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर लिया कि अहिंसा या नॉन वायलेंस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। पर इससे सब लोग हमेशा सहमत नहीं थे, और हमेशा देयर वाज अ क्लाइमेट ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ ओपिनियन कि मतलब आजादी और अहिंसा और हिंसा के बारे में मतलब बीच में कोई रिश्ता नहीं है, जो भी मीन्स अप्रोप्रिएट है उसको हमको यूज करने चाहिए। तो ये एक डायनेमिक था हमेशा कांग्रेस में, सिर्फ 1920 से नहीं, उसके पहले से भी। मतलब from the beginning of the century, ये एक मतलब there were many who felt that violence is the only way that the British will listen, या अगर आप वायलेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अंग्रेज सरकार आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। और भगत सिंह का फॉर इंस्टेंस यही व्यू था। पर बहुत लोग इससे सहमत नहीं थे। आसफ अली वो संविधान वादक थे, ही वाज अ वकील थे, ही वाज वेरी वेरी मॉडरेट। अब उन्होंने भगत सिंह की जरूर उनका केस लड़ा, और पर उनकी तरफदारी कभी नहीं की। ही वाज नेवर कन्विंस्ड
उनको ये कभी नहीं लगा कि भगत सिंह ने सही बात की है। उनको लगा कि उन्होंने गलत चयन किया है और गलत मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि आप असेंबली में जाके बॉम्ब फेंको। पर उन्होंने ये जरूर उनकी राय थी कि मतलब ही इज अ नेशनलिस्ट और इनकी मदद मुझे करनी चाहिए। बट हमारे मतलब स्वतंत्रता संग्राम में इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस और भी बहुत सारे हैं। मतलब ये एक तो है वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस का, पर दूसरा ये भी है ऑफ सक्सेस वर्सेस फेलियर, मतलब सफलता और विफलता का। क्योंकि एक एक दृष्टिकोण से मतलब हमारी पूरा स्वतंत्रता संग्राम एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और त्याग की एक बहुत बड़ी कहानी है और उसमें मतलब लाखों लोग जिस तरह शरीक हुए और उन्होंने अहिंसा का माध्यम चुन के मतलब एक इतने विशाल साम्राज्य को हराया। मतलब बहुत बड़ी एक बहुत चेतना भरी कहानी है। पर इसके साथ साथ ये कहानी एक बहुत बड़ी मतलब इट्स स्टोरी ऑफ अ बिग फेलियर, बहुत बड़ी विफलता की भी कहानी है। क्योंकि अहिंसा के नाम पर ये पूरा मतलब अभियान चलाया गया, पर अंत में जिस तरह की अहिंसा हुई, जिस तरह का भयानक हिंसा हुई हिंदुओं और मुसलमानों के बीच और देश का विभाजन हुआ, मतलब वो अपने आप में एक बहुत बड़ी विफलता है। सो दिस टू एस्पेक्ट्स, कॉन्ट्रडिक्टरी एस्पेक्ट्स इंडियन नेशनलिज्म को कैरेक्टराइज करते हैं। और मुझे लगा कि मतलब मैं इस मित्रों की टोली से इस पर कुछ प्रकाश डाल सकूंगा। एक्चुअली जब हम ये पढ़ते हैं तो मुझे तो ऐसा लगा कि इन कहानियों के बाद अभी इतना सारा कंटेक्स्ट बाद में जुड़ चुका है, तो एक्चुअली हम अपने आप को आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम उनके समय में वापस जा पाए और उनको पूरी तरह समझ पाए, क्योंकि हमारे चश्मे पे हमेशा वो समय की धूल पड़ी रहेगी कितना भी हम कोशिश कर ले। पर जब हम इनकी सबकी अपनी अपनी जब स्टोरी सुनते हैं तो कुछ अलग ही किरदार, वो सब कुछ अलग ही तरह से सोच रहे होते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि अगर ये इंसान ऐसी उसकी आइडेंटिटी है, वो ऐसा सोचता होगा, वो सारी चीजें तो बिल्कुल ही नहीं उसके ऊपर अप्लाई होती। वो हर इंसान और हर एक इंसान का इंटरेक्शन कुछ और ही निकल के आता है काफी। और वो युग हमें लगता है कि हमारे बहुत करीब है, पर हमसे काफी दूर हो गए हैं उससे। अगर आप ये सोचिए, सुभाष चंद्र बोस आईसीएस के लिए क्वालिफाई किए पर ज्वाइन नहीं किए। मतलब इट्स मेरे लिए तो इट्स अनइमेजिनेबल। सिमिलरली आसफ अली अगर चाहते, वो मतलब बैरिस्टर, उन्होंने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई की थी, हिंदुस्तान लौटे थे, और अगर सिर्फ लॉ पर कंसंट्रेट करते तो अपने टाइम के बहुत बड़े बैरिस्टर बन सकते थे, जिनकी मतलब करोड़ों में प्रैक्टिस रहती, और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स में भी रोल रह सकता था और पब्लिक लाइफ में भी रोल रह सकता था। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं आई विल बी एक्टिविस्ट, मतलब जेल जाना शुरू करना, एजिटेशन लीड करना। और उसी तरह से सैयद महमूद या सैयद हुसैन अपने आप में जर्नलिस्ट बन सकते थे, रह सकते थे, पर वो युग ही कुछ और था। तो उससे मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि हम क्या करते उस टाइम में, बिकॉज वो टाइम ही अलग था। मतलब आजादी की लड़ाई इतना बड़ा फोर्स था कि उसने काफी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को अपनी ओर खींच लिया है ना, और इतना बड़ा कॉज था कि काफी लोग उससे जुड़ गए, कई और जुड़े रहे। तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो ये 1940 के दशक में मतलब क्या कहते हैं, जो जिन्ना और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त नेगोशिएशन चल रहा था कि भाई पाकिस्तान बने ना बने। तो क्योंकि आपके 3 प्रोटैगनिस्ट उस समय के एलीट मुस्लिम भी हैं, नेशनलिस्ट हैं, वो लोग इस चीजों को किस तरह से देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उनको क्या लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे मुस्लिम लीग को वहां पे कन्विंस करने की, या फिर उनको क्या लग रहा था कि हम क्यों ये डिफरेंस आ गया उनके बीच में और इतने सारे दूसरे एलीट मुस्लिम्स के बीच में। क्या ये, क्योंकि आपने शुरू में ये फर्क भी किया था, क्या फ्यूडल एलीट जो था मुस्लिम्स का और ये जो लिबरल एलीट था मुस्लिम्स का, इनका
फर्क था। जिन्ना तो खैर वो लिबरल एलिट थे, लेकिन वो शायद अपने पर्सनल वजह से वहां के नेता बन गए। लेकिन ये क्या एक फंडामेंटल वर्ल्ड व्यू का फर्क था इनके बीच में? ये इनकी डिस्कशन से आपको लगा कि ये चीज बाहर आ रही है, या कैसा, क्या क्या चल रहा था इनकी डिस्कशन में? क्या समझे हम उससे? 1900 मतलब 1940 या 1942 के बाद एक बात तो तय थी कि मतलब कुछ वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत होने वाला है। कब होगा ये शायद किसी को मालूम नहीं था, पर ये जरूर था 1942 के बाद ये तो क्लियर हो गया था। क्योंकि खास करके क्योंकि जब जापान ने सिंगापुर पर कब्जा किया और दूसरे महायुद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत बड़ी डिफीट्स का सामना करना पड़ा, तो ये तो काफी क्लियर होने लगा कि मतलब जो पुराना एम्पायर है वो सरवाइव नहीं करेगा। और उस कॉन्टेक्स्ट में जो दो सवाल हमेशा रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स में, वो बिल्कुल ऊपर आ गए और दे फोकस्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन देम। और उनमें से जो सवाल सबसे प्रमुख बन के सामने आया वो था कि एक तो मुस्लिम माइनॉरिटीज जो है अलग अलग भारत के प्रांतों में, उनका क्या फ्यूचर होगा, मतलब उनका उनका पॉलिटिकल स्टेटस किस तरह डिसाइड किया जाए, मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटीज। एक सवाल ये था और उसमें मतलब कई उपाय थे। एक ये था कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, दूसरा हो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, तीसरा ये था नहीं नहीं कोई जरूरत ही नहीं है अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज की या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की, सब लोग एक साथ मिलकर वोट करेंगे बट मुस्लिम्स विल हैव अ प्लेस, मुसलमानों को भी जगह होगी पॉलिटिकल लाइफ में। तो एक ये था, पर दूसरा उसके साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ था और वो था फेडरलिज्म का। और उसमें ये क्वेश्चन था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं और खासकर पंजाब और बंगाल, इनका क्या रोल होगा इंडिया में। बिकॉज मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस का कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी उनकी पोजीशन ये थी कि सेंटर को ये कभी इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में भी डिसाइड कर सके क्या होना है, बिकॉज दीज आर मुस्लिम मेजॉरिटीज, वी शुड हैव द राइट टू डिसाइड कि किस तरह का लॉ या किस तरह की पब्लिक पॉलिसीज अडॉप्ट की जाए। तो ये दोनों सवाल मतलब एक तरह से आगे बढ़ रहे थे और इसका कोई आसान उपाय निकल नहीं रहा था। और उसी इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में जब इसमें लोग काफी जूझ रहे थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एजिटेशन, नेगोशिएशंस, ब्रिटिश सरकार के बीच के साथ नेगोशिएशंस, इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया और पूरी कांग्रेस लीडरशिप उसके बाद जेल में लगभग 3 साल के लिए बंद हो गई। और मुस्लिम लीग ने काफी हद तक अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली हिंदुस्तान में। और 1945 में जब कांग्रेस लीडरशिप जेल से निकली तो उनको ये शायद समझने लगे कि अब मतलब जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत बदल गई है। जो 1937 की स्थिति थी जिसमें मुस्लिम लीग को बहुत बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा, उसके मुकाबले 1945 में स्थिति बहुत बदल जाई थी पॉलिटिकल। अब जो आसफ अली और कुछ हद तक सी राजगोपालाचारी, इन लोगों का कहना 1941 से था, 1942 से 1940 के बाद इनफैक्ट ये कांग्रेस में ये उनकी राय सामने आने लगी कि अगर आप मुस्लिम लीग के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते इन इश्यूज पर, फेडरलिज्म पर, कि मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस है उनके डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए, और सेकेंडली मुस्लिम माइनॉरिटीज को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह करना चाहिए। अगर आप इन मुद्दों पर मुस्लिम लीग के साथ एक सोच पर नहीं आ सकते तो बेहतर ये है कि आपको एक कॉम्प्रोमाइज ढूंढिए। मतलब ये ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आप इस सवाल पर जूझे ही नहीं और अपने आप इसको रहने दें और आप आगे का एजिटेशन के बारे में सोचते रहें।
पर सी राजगोपालाचारी, आसिफ अली, सैयद महमूद का ये जो राय थी, इसको कांग्रेस ने सुना नहीं था। उनकी मतलब उनका उनका फीलिंग ये उनकी राय हमेशा ये थी दैट ये जो कॉन्शियसनेस या जो डिमांड्स मुस्लिम लीग के हैं और जो जिन्ना के डिमांड्स हैं, दीज आर नॉट द जेन्युइन डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स। ये मतलब इससे इस इनकी डिमांड्स में, इनकी पॉलिटिकल डिमांड्स में और मुस्लिम समाज के हितों में कोई मतलब अंतर, कोई रिलेशनशिप नहीं है कोई इनमें। सो सो तो आप ये कह सकते हैं कि बिकॉज देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स और कोई कॉम्प्रोमाइज का रास्ता निकाल नहीं सके, इसलिए इवेंट्स टुक देयर ओन कोर्स 1946 के बाद या 1945 के बाद। ये बड़ी दिलचस्प बात है। इससे जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल था कि ये आपकी दूसरी किताब से रिलेट करता है, द पीपल नेक्स्ट डोर। वो भी मेरी बहुत पसंदीदा किताब है, जिसमें पाकिस्तान के बारे में लिखा है आपने। लेकिन उस तो काफी बार अक्सर ये चर्चा तो होती है कि जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था या नहीं। कुछ एक व्यू है कि लोग कहते हैं नेगोशिएशन प्लॉय था, जिससे कि जो आप कह रहे थे फेडरलिज्म मिल जाए या फिर बेटर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो वगैरह। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उन्हें तो पाकिस्तान चाहिए ही था। तो इस पे आपकी क्या मत है? आपने जो शोध किया है और इस किताब के जरिए भी हमें क्या पता पड़ता है? मेरी राय में मतलब जिन्ना की जो डिमांड थी पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान के मतलब एक तो जेन्युइन डिमांड, पर पाकिस्तान का मतलब क्या था वो पूरी तरह लोग समझ नहीं सके। और शायद मोहम्मद अली जिन्ना भी खुद पूरी तरह उसको क्लैरिफाई कभी उन्होंने नहीं किया। ये बात तो उनकी बिल्कुल वाजिब है कि उनकी ये सोच थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस का जो स्टेटस होना चाहिए भारत में, वो एक अलग अलग दर्जे का होना चाहिए। ये कहना कि उन्होंने पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान बना उसी तरह विजुअलाइज किया था शुरू से ही, या इसी तरह सोचा था उसके बारे में शुरू से ही, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि जो मोड़ मतलब जिस तरह के जो घटनाक्रम ने अपने आप एक तरह से जिंदगी अपना ली, उससे उससे पूरी तरह स्थिति बदल गई। अब इसी जो 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 ओरिजिनल प्लान था ब्रिटिश विड्रॉल का, वो ये था कि ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी सरकार जून 1948 में भारत छोड़ के मतलब दे विल हैंड ओवर पावर टू एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। उसको लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 की जगह उसको अगस्त 1947 कर दिया, और ये अनाउंसमेंट सिर्फ जून 1947 में हुई। तो जो पूरा सिस्टम जो एक साल बाद जो होने वाला था, वो कुछ हफ्ते बाद होने पर आ पड़ा। So everything had to be compressed into a few weeks, और उसमें उन कुछ हफ्तों में देश का विभाजन भी होने वाला था। एक साम्राज्य और एक एडमिनिस्ट्रेशन भारत छोड़ के वापस लौटने वाली थी, एक नई एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर उसकी जगह बनने वाली थी। तो उस प्रोसेस में द सिस्टम लॉस्ट कंट्रोल एंड देयर वाज मैसिव कम्युनल राइटिंग, जिसे आप कह सके एक तरह से जेनोसाइड था। और उस जेनोसाइड में एक पाकिस्तान की छवि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की छवि पाकिस्तान में बनी। शायद उस छवि का जो डिमांड फॉर पाकिस्तान था 1940s में या 1930s में, उतना इंटर रिलेशनशिप था नहीं। मतलब पर किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत और पाकिस्तान नए देश इन सर्कमस्टेंसेस में बनेंगे। पर जो नींव उस वक्त रखी गई वो थी ऑफ स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजिक सस्पिशन। मतलब वो नींव इतनी मजबूत थी कि उसी के वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आज भी उसी तरह बिगड़े हुए हैं जिस तरह तब थे। तो एक बार फाइनली जब एक समय तो आया जब पता चल गया कि पाकिस्तान बनने ही वाला था, तो
तब इनके आपस की कॉरेस्पॉन्डेंस कैसी थी? उनको था कि चलो जो हो गया ठीक हुआ, या दुख था और दे फेल्ट कि हो सकता है फेडरेशन बन जाए, जैसा काफी लोग उस समय सोचते थे कि भाई एक फेडरेशन साथ में मिलके भी रह सकते हैं, दो देश बन गए तो क्या हुआ, दोस्ताना उस तरीके का एवोल्यूशन भी हो सकता है किस तरह। और ये तो तीनों दोस्त आजादी के बाद काफी साल तक रहे भी, तो कैसा इनके व्यूज ऑन पाकिस्तान जो हैं वो क्या, आई मीन फ्रॉम द अनाउंसमेंट टू से, आई मीन आजादी के बाद फिर वॉर्स भी हो गई दोनों देशों के बीच में, तो ये किस तरह से इनके व्यूज इवॉल्व हुए, या फिर इन लोगों ने इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया और इनके अपने दूसरी चीजें थी जिन पे ये फोकस कर रहे थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, हिंदुस्तान में इतनी दिक्कतें खुद ही थी। मुझे जहां तक सैयद महमूद, जहां तक आसफ अली, सरोजिनी नायडू और कुछ हद तक सैयद हुसैन का सवाल है, आई थिंक जो 1946 और 1947 में हुआ उससे वो कभी रिकवर नहीं कर सके। एंड एक बार नेहरू ने, आई थिंक इन ऑबिचुरी फॉर आसफ अली, उन्होंने ये लिखा दैट दैट द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन and the events of partition affected him so much that he was a different person. And then उनका एक phrase है कि he had the look of somebody who's missing something which used to be there and he can't find it now. और इसी तरह का असर सरोजिनी नायडू पर भी था, और उन दो लोग भी, यूसी आसफ अली, सरोजिनी नायडू, मतलब आजादी के 2-3 साल बाद ही इन लोगों का देहांत हो गया था। सैयद महमूद काफी साल तक रहे और रज़ा आसफ अली ने अपना एक नया ही रास्ता अपनाया था। मैंने 1950s के बाद में इन दोनों पर ज्यादा रिसर्च नहीं की। तो उन्होंने क्या सोचा पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने क्या सोचा भारत पाकिस्तान रिश्तों के बारे में, इसका कहना मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। एक और वाकया है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता, जो आईएनए ट्रायल्स है, आजाद हिंद फौज के अगेंस्ट जो अभियोग हुआ था, और उसकी भी काफी कहानियां हैं। उसमें भी जो एक डिफेंस कमेटी का स्थापन हुआ था जो कि लड़ेंगे ये केस और प्रेजेंट करेंगे, उसमें भी आसफ अली का काफी बड़ा योगदान था, कन्वीनर थे वो उस कमेटी के। तो उस वक्त उनकी क्या सोच थी, क्योंकि जैसे वो हम फिर से नॉन वायलेंस वायलेंस वाले द्वंद के बारे में आ गए हम लोग, क्योंकि फिर से ये एक वायलेंस था जो कि आईएनए ने किया था ब्रिटिश साम्राज्य के अकॉर्डिंगली। तो उस पर फिर उन्होंने क्यों इतना तवज्जो दिया और क्यों इनका केस लड़ा? एक वजह तो स्वाभाविक थी कि इट वाज अ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। 1945 में इलेक्शन, 46 में इलेक्शंस होने वाले थे। वो अंग्रेजों की गलतियों के वजह से वो ट्रायल और इलेक्शंस मोर और लेस कोइंसाइड किए। तो पूरे कांग्रेस के लिए, पूरी कांग्रेस लीडरशिप के लिए ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक अवसर था कि इसको वो यूज करें। और यही एक मेरे अनुमान में यही एक मुख्य कारण है कि इतने सारे कांग्रेस लीडरशिप, जवाहरलाल नेहरू और अन्य, जो आईएनए से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्यों उन्होंने इतनी इस हद तक जुड़ गए थे पूरे ट्रायल के साथ। पर एक वजह यह भी थी कि उनसे, आईएनए से या सुभाष चंद्र बोस से सहमत नहीं होने, असहमत होने के बावजूद ये तो वो समझते थे कि दे वर आल्सो नेशनलिस्ट, मतलब ये भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हम लोग शरीक हैं। तो कुछ हद तक स्वाभाविक ये भी था कि मतलब वो उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अंग्रेज उनको ट्राई कर रहे हैं, दे आर बीइंग ह्यूमिलिएटेड, दे आर बीइंग कोर्ट मार्शल्ड, और हालांकि उन्होंने गलत उपाय चुना है फिर भी दे आर नेशनलिस्ट, सो वी मस्ट सपोर्ट देम। तो दोनों ये फैक्टर्स थे। एक तो इट वाज पॉलिटिकली अ गॉड सेट, और मुस्लिम लीग भी इसी वजह से उसके साथ उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि पूरे, मतलब उस वक्त पूरी भारत की जनता, दे वर रिविटेड ऑन द आईएनए ट्रायल्स। उसके बारे में, आईएनए के बारे में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान के समय वॉर टाइम सेंसरशिप था, तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये सब हुआ है। तो जब उनका कोर्ट मार्शल और ट्रायल शुरू हुआ,
अंग्रेजों ने कई गलतियां भी की, बिकॉज वो ये चाहते थे कि कोई हमें पार्शियलिटी का दोष ना लगाए। उन्होंने एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख ऑफिसर को ट्राई किया, तो उससे पूरा मतलब ऑल द डिविजन्स वर पुट असाइड एंड ऑल इंडियंस केम टुगेदर। तो जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी उस वक्त की कांग्रेस, उनके लिए इट वाज अ हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी टू टू मिल्क पॉलिटिकली, और उन्होंने उसका पूरा फायदा भी उठाया। पर साथ साथ देयर वाज अ रिस्पेक्ट फॉर द आईएनए पर्सनल, बिकॉज दे वर नेशनलिस्ट। उन्हें लगा कि हाँ, मतलब गलत उपाय ही सही, पर फिर भी वो भी राष्ट्रवादी ही तो हैं। मैंने एक इनके पर्सनल क्वेश्चन शुरू में नहीं पूछा, लेकिन पूछना चाहता था। उस जमाने में खासकर जब आपने बोला भी कि एक हिंदू मुस्लिम अंडरकरंट भी इतना ज्यादा था, लड़ाई झगड़े का वगैरह, तो उस समय एक अरुणा गांगुली और आसिफ अली की जो शादी हुई, उसको लेकर के बवाल नहीं हुआ, या फिर एलीट वर्ल्ड में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, और ये जो सारी चीजें हैं सिर्फ सबऑल्टर्न जो नीचे का तबका है उनमें लड़ाई झगड़ा है, बट एलीट वाज सो लिबरल कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था? तो कैसा ये आपस में उनका रहा, एक एक हिंदू मुस्लिम शादी उस जमाने में, और या फिर वो अरुणा आसिफ अली पता नहीं उसी समय ऑलरेडी कम्युनिस्ट थी कि नहीं थी, पर कम्युनिस्ट थे तो फिर एनीवे रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर आपने जैसा बोला शायद आसिफ अली के तो मुस्लिम कॉन्शियसनेस थी काफी, और वो मुस्लिम समाज के लिए देखते भी थे। तो ये वाली चीज मुझे शायद पहले पूछनी चाहिए थी, लेकिन मैं मेरी डिस्कशन ऐड किताब नहीं में करना हालांकि चाहता हमने पॉलिटिक्स या राजनीति के बारे में ज्यादा बात की है और सियासी मुद्दों पर ज्यादा बात की, पर मेरी किताब हालांकि उसमें पॉलिटिक्स जरूर है, बट इट इज देयर एज बैकग्राउंड, संदर्भ के राइट। तौर पर है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं ज्यादा इनके पर्सनल लाइफ्स पर और पर्सनल रिलेशनशिप्स पर बिल्कुल। कंसंट्रेट करूं। तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आसिफ अली और अरुणा आसिफ अली के बीच जो जो शादी हुई थी उसमें एक दो और भी, एक तो हिंदू मुस्लिम सवाल था ही, पर उसके साथ साथ ये सवाल भी जुड़ा हुआ था कि आसिफ, उनके बीच में कोई 20 वर्ष का अंतर था। जब उनकी शादी हुई, अरुणा आसिफ अली की उम्र शायद 19, बेयरली 19, और आसिफ अली तब 40 या 41 के थे। तो देयर वाज अ काफी मतलब एज डिफरेंस काफी था दोनों के बीच में। और जिस तरह आज एक हिंदू मुस्लिम शादी को लेके बवाल पैदा होगा, उसी तरह का बवाल तब भी पैदा हुआ था। तो उसमें उतना कोई खास अंतर नहीं था। और ये भी बात सही नहीं होगी कहना कि एलीट सर्कल्स में इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा। एलीट सर्कल्स पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ा होगा। इट वॉज वेरी अनयूजुअल। मतलब हिंदू मुस्लिम शादियां जिस तरह आज मतलब जैसे आज के जमाने में इट्स अ कॉन्वर्सेशन स्टॉपर, उस टाइम भी उसी तरह इट वाज अ कॉन्वर्सेशन स्टॉपर। बहुत कमेंट हुआ, देयर वाज लॉट ऑफ ऑपोजिशन, पर उन दोनों ने तय कर लिया था तो कोई कुछ पे कुछ कर नहीं सके, एंड दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। शादी उनकी हो गई। उसके बाद अरुणा आसिफ अली ने यह भी तय किया कि मैं आसिफ अली के घर में ही रहूंगी पुरानी दिल्ली में। हालांकि आसिफ अली ने उन्हें कहा था, अरुणा आसिफ अली कॉन्वेंट में पढ़ी थी, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत एंग्लिसाइज था, घर में वो लोग अंग्रेजी बोलते थे। आसिफ अली केम फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली, जिसकी सोच शायद 18वीं शताब्दी की थी। हालांकि आसिफ अली खुद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े थे, और उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज का चयन किया था। उनको काफी लोगों ने कहा होगा, और उन्होंने सोचा भी कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाके उधर ज्वाइन करूं, पर फिर उन्होंने डिसाइड किया, ये तय किया कि नहीं, मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ूंगा। उसके बाद वो लंदन गए पढ़ाई करने के लिए। तो ही वाज क्वाइट अ मॉडर्न पर्सन इन दैट सेंस। और ये कि मतलब वो एक हिंदू लड़की से शादी करेंगे, दैट शोड हिज मेंटल मेकअप। पर ऑपोजिशन तो काफी था और रहा। पर आसिफ अली और अरुणा आसिफ अली का मतलब ये खास बात ये थी कि दे वर नॉट, उनको मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वंस दे डिसाइडेड टू गो अहेड विद इट। एक्चुअली अरुणा गांगुली, उनकी जो वो
पूर्णिमा बैनर्जी की बहन थी। जी, जी। हाँ, तो पूर्णिमा पूर्णिमा बैनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी शामिल थी। तो उनके परिवार में कुछ ज़रूर पॉलिटिकल एक थॉट ज़रूर रहा होगा। आई डोंट नो कि शायद अरुणा ने तो हालाँकि जितना आपकी किताब से समझ में आया है कि ज़्यादातर उन्होंने असफ अली से ही काफ़ी चीज़ें सीखी थी बाद में पॉलिटिक्स के बारे में। नहीं, आसिफ अली से सीखी थी। शुरुआत। उनकी शादी हुई थी सिर्फ 18 या 19 साल की थी, और फिर पर उनकी पर्सनालिटी चेंज हुई 1942 में, जब आसिफ अली अहमदनगर जेल में बाकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ जेल में बंद हो गए, तब अरुणा आसिफ अली अंडरग्राउंड चले गई। और उसके बाद उनके पत्रों से और जो उनके बारे अरुणा के बारे में जो और लोग कह रहे थे, आसिफ अली समझने लगे कि अब उनकी मतलब जिस अरुणा से मैंने शादी की थी वो अरुणा नहीं है। मतलब वो ये समझ गए, और उसके वजह से वो खुद एक बहुत बड़े डिप्रेशन में रहे 2-3 साल, पूरे टाइम जेल में लगभग। पर अरुणा आसिफ अली की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई, एंड इट एक्वायर्ड अ न्यू डायमेंशन, और वो एक अपने आप में एक लोक नायिका के तौर पर उभर गई। और वो झंडा फहराया ना मुंबई में, हाँ, मुंबई में, एंड तो उससे सो हर होल पर्सनालिटी चेंज्ड। पर आप जो कह रहे हैं पूर्णिमा बैनर्जी और अन्ना आसिफ अली, दिस इज आई वाज आल्सो स्ट्रक बाय दिस दैट मतलब क्योंकि उस फैमिली में एक चीज और ये है कि उनके शायद 2 या 3 भाई भी थे, पर जो जो भाई थे दे वर वेरी कंजर्वेटिव, वेरी वेरी क्या कहें, not at all interested in politics, not risk taking at all. So तो गांगुली फैमिली की महिलाओं में कोई खास बात थी, और शायद इसके बारे में किसी को कोई लिखना चाहिए। हाँ, नहीं वैसे तो सरोजिनी नायडू के भाई भी एक रेवोल्यूशनरी थे ना, वो चाटो। सरोजिनी नायडू फैमिली अलग अलग, बिकॉज सरोजिनी नायडू की फैमिली में एवरीवन वाज यूनिक। मतलब उनके एक भाई रेवोल्यूशनरी थे, एक और भाई बहुत अच्छे एक्टर एंड पोएट थे। उनकी जो बहन थी, शी वाज प्रिंसिपल ऑफ अ वुमेन्स कॉलेज इन लाहौर, so that family was very unusual. But Asif Ali, Aruna Ganguly and her sister, उनके मुकाबले उनके भाई बड़े ही मतलब नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स थे। इंटरेस्टिंग। चलिए, कोई तो एक अपवाद जहाँ पे मतलब या बहनों ने ऐसे भाइयों को अलग से पीछे छोड़ा हुआ है, तो बहुत बहुत मजा आया राघवन जी। आज की डिस्कशन में तो बहुत कुछ एकदम नए तरीके की डिस्कशन मेरे हिसाब से ये आपने, क्योंकि आपका देखने का नजरिया अलग है, तो उससे जो है एकदम अलग तरह से ये पूरा माहौल समझने को मिला। और ये आपका मेरे ख्याल से काफी अच्छा तरीका है कि महानायकों की जगह जो सहनायक हैं, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन सहनायक हैं जिनकी नजर से हमने ये वाला पीरियड देखा। ये आई थिंक प्रणय ख्याति हमको और सहनायक भी ढूंढने चाहिए उस पीरियड के। हाँ, तो एम्बेसडर राघवन ने और 3 किताब लिखी है ना, उनके ऊपर एक और एपिसोड करेंगे हम। ये बात ठीक है एकदम। आई थिंक आजादी की राह सीरीज में ये अपना अच्छा एपिसोड इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि ये कहानी सारी आजादी की राह ही बताती है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये एपिसोड सुन के हमारे श्रोताओं को बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और मैं कह दूं ये किताब अमेज़न वगैरह सब जगह अवेलेबल है, तो ज़रूर पढ़िए उसे, सर्कल्स ऑफ फ्रीडम। हम लिंक तो शेयर करेंगे ही, और किंडल पे भी है ही, तो हम लोगों ने तो किंडल पे पढ़ी। हियर इज द बुक। हाँ, मेरे पास किंडल है। वंडरफुल। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।